एवरीवन, तो आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th का स्पेसिमेन पेपर, यानी क्लास 12 आईसी का स्पेसिमेन पेपर सेक्शन ए। और मतलब पूरे ही पेपर हम लोग आज डील करेंगे। एग्जैक्टली। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे 2025 में बोर्ड का पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सेक्शन ए की बात कर रहे हैं, हमारा कितने मार्क्स का होगा? 14 मार्क्स का होगा। जो बच्चे पहली बार बोर्ड दे रहे हैं, जो दूसरी बार दे रहे हैं वो जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें बात कर रहे हैं द मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन डाइल्यूशन, बट द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन डाइल्यूशन। अच्छा, अब देखो देखो यहाँ पे समझना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये हमारी बात करता है कंडक्टिविटी की। किसकी बात करता है? कंडक्टिविटी की। अच्छा, मोलर कंडक्टेंस तो हमारा ये होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो अलग हो जाता है, बात वो उसकी अलग करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, यानी हमारे पास जो वाटर है उसमें डाइल्यूशन, यानी हम वाटर इंक्रीज करते जा रहे हैं। इसका मतलब हम क्या इंक्रीज करते जा रहे हैं? सॉल्वेंट इंक्रीज करते जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर सॉल्वेंट इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे बताओ जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो वाटर में तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। तो वो तो वाटर में एज अ रिमेन कांस्टेंट की तरह रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। कैसे? और मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो, पहले बात करें स्पेसिफिक, चलो मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो उसकी बात करें। मोलर कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन इंक्रीज विद डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि भाई अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो वाटर में डिसॉल्व हो ही नहीं रहा है, वो वाटर में डिसॉल्व हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब हमें डाइल्यूशन को बढ़ाते जाना पड़ेगा। भाई अगर जब डाइल्यूशन हम बढ़ाएंगे, अब मेरे पास इतना सा वाटर है और मैंने इतना सा सॉल्ट लिया, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भूल गया। अब उसी की जगह अगर मैंने इतना सा कहते हैं मान लो यूरिया ले लिया, अब वो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है यार, तो मुझे डाइल्यूशन बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे रिमेन कांस्टेंट और स्लाइटली इंक्रीज रहेगा वो डाइल्यूशन हमारे पास। क्यों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तुरंत डिसॉल्व हो रहा है ना, इसलिए। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, डिक्रीज विद डाइल्यूशन होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कैसे? बिकॉज सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, चेक द नंबर ऑफ आयंस, द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज, लीडिंग टू अ डिक्रीज इन द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ आई अच्छे से? चलो आगे ध्यान देते हैं। इसमें क्या कह रहा है? कॉम्प्लेक्स आयन। अच्छा, एक क्वेश्चन इसका इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स में रहता ही रहता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं CO, Cl, En, ONO। ध्यान से सुना, Cl क्लोराइडो, En इथाइलिन डायमीन, ONO नाइट्रिटो। क्या है? नाइट्रिटो। अच्छा यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, सेंट्रल मेटल एटम्स आर अटैच्ड, यानी हमसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर पहले पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, फिर एंड कोऑर्डिनेट ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, एक Cl हो गया, एक ON हो गया, 2 हो गए। अब इथाइलिन डायमीन अकेला नहीं है, वो 2 है, तो मेरे हिसाब से 4 होने चाहिए। नहीं, इथाइलिन डायमीन जो En है ये हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है, यानी 2। अगर एक अकेला 2 प्रोड्यूस कर रहा है तो 2 कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। तो 4 + 1 + 1 यानी हो गया टोटल 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इजी है। कैसे? थोड़ा सा ध्यान दे, x -1 इंटू में 0, अरे x -1 + 0 + -1 उस चार्ज के बाहर +1। ठीक, टोटल कितना हो गया? -1 -1 -2, उधर चला जाएगा +2, तो +1 +2 हो जाएंगे 3, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोपेनोन ऑन रिएक्शन विद जिंक एमेल्गम। देखो वो कंफ्यूज करने के लिए देंगे, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये रहा जिंक और ये रहा एमेल्गम। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl कह रहा है गिव्स, कॉन्सेंट्रेटेड HCl इसका मतलब H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। और ये रिएक्शन कौन सी है? अच्छा ये रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन हमारी मेनली जितनी भी है ना अधिकतर, वो हमारे एल्डिहाइड चैप्टर में। यहाँ पे जो रिएक्शन है उसका नेम है क्लेमेंसन रिडक्शन। उसका नेम क्या है बच्चों? क्लेमेंसन रिडक्शन। अब प्रोपेनोन C+O CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। ठीक है, अब इसका हम लोग कर रहे हैं रिडक्शन, यानी रिडक्शन में हम लोग क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं ना। क्या करते हैं? हाइड्रोजन। तो कुछ नहीं करना है, देखो 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 यहाँ पे समझना, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं इन सबकी ब्रेकिंग ऐसी होती है, माइनस+। तो जो प्लस को पसंद है वो प्लस को दे दो, जो माइनस को पसंद है वो माइनस को दे दो, बस दैट्स इट। अब कैसे? और यहाँ पे ध्यान देते हैं,
इसका आंसर 6 और 3 था, प्रोपेनॉन और क्लेमेंसन रिएक्शन कैसे, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ठीक। अब हम लोग हाइड्रोजन के एडिशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन के एडिशन से क्या होता है, देखो कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर का रिमूवल करेंगे, वाटर का रिमूवल कैसे होगा, H2O निकलेगा, तो यानी ये ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, इसके साथ कितने H चाहिए, 2H, 2H इसके साथ निकल गए, तो कार्बन कितनी वैलेंसी खाली होगी, 2 वैलेंसी खाली होगी, तो इसीलिए यहाँ पे 2H आ जाएगा, इसीलिए देखो CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 बचा हुआ वो H2O वाटर के साथ निकल गया, किसकी फॉर्मेशन हो गई, एल्केन की। इसका मतलब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्रोपेनोन से बनाइए प्रोपेन, तो कैसे बनाएंगे, इस तरह, कन्वर्जन भी ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है द वेरिएशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, इनर तो हमारे n, देखो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें मेनली जो हम लोग ले रहे हैं वो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो इनर ट्रांजिशन है वो n-1 डी के हमारे कितने 1 से 10, ठीक है, इन आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर में कितने होंगे 1 से लेके 2 तक, यही हमारी डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि हम लोग डी ब्लॉक का मेनली यूज कर रहे हैं, तो डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रखेंगे, इनर और आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। चल आगे ध्यान देते हैं, अब हमें क्या करना है, मैच द कॉलम, यानी वो मैच द कॉलम क्या, एमसीक्यूज। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, कितने होंगे 7 क्वेश्चन, तो 7 मार्क्स के होंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मिथाइलिन अमीन, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, हमारा पहले आंसर देखोगे तुम लोग, द करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। देखो मैं सभी को एकदम बात एकदम ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से, जिसके ऊपर लोन पेयर्स आते हैं वो हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स में आते हैं, मुझे पता है लिगेंड वाला नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, लेकिन फिर भी सुनना, जिसके ऊपर लोन पेयर होते हैं वो सारे लिगेंड में आते हैं, ठीक। और लोन पेयर यानी उसके ऊपर क्या है, चार्ज है, उसके ऊपर लोन पेयर है यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, और जो डोनेट करते हैं वही तो हमारे बेसिक नेचर कहलाते हैं, इसीलिए अमोनिया एज अ बेसिक नेचर या एज अ बेसिक गैस कहलाती है। अब ये कितना फास्ट डोनेट करेगा उसके अकॉर्डिंग हमको ये दे रखा हुआ है, देखो सभी में एनिलीन मिथाइलिन अमीन अमोनिया 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 और एनिलीन 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 दिया हुआ है, ठीक है, सबके में दिया हुआ है, यानी हमको पहले देखना है। अब एक मिनट, सबसे कम हमारा एरोमेटिक नेचर वाला होता है, कैसे, देखो एरोमेटिक नेचर में ऐसे, क्योंकि ये है हमारे पास अमोनिया इस तरह, तो ये लोन पेयर अपने रिंग में डोनेट करता है, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ से रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है, रेजोनेंस स्टार्ट होने की वजह से इसका जो एनिलीन एनिलीन होता है बच्चों NH2 और बेंजीन रिंग के साथ अटैच, ठीक है, अगर इसका लोन पेयर रिंग में इन्वॉल्व रहेगा, तो एक बात बताओ, अगर ये H+ है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो अमोनिया के पास है लोन पेयर, लेकिन ये भाई साहब अपने रिंग में इन्वॉल्व रखें, तो जाहिर सी बात है वो लोन पेयर तो डोनेट नहीं हो पाएगा, अगर डोनेट ही नहीं होगा तो इसका मतलब ये अच्छा बेसिक नेचर शो नहीं करेगा, पहली बार। अब देखते हैं मिथाइलिन अमीन और अमोनिया, मिथाइल अमीन होता है CH3, मिथाइल अमीन NH2 और अमोनिया सिर्फ होता है NH3, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, लेकिन ये सिर्फ इसके पास लोन पेयर है, इसके साथ मिथाइल अमीन यानी CH3। अब आप लोग सोच रहे होंगे अमोनिया तो अकेला है, वो तो कहीं पे बिजी नहीं, वो तो फटाक से डोनेट करेगा, नहीं, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट क्या आता है, वो कॉन्सेप्ट ये आता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या शो करते हैं, प्लस, देखो प्लस चार्ज में लगा रहा हूं वो समझना कि प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, हाइड्रोजन क्या शो करते हैं, प्लस, लेकिन इससे अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है मिथाइल यानी कार्बन, तो यानी यहाँ पे प्लस चार्ज और है, यानी और अच्छे से प्लस इंडक्टिव इफेक्ट देगा, यानी और अच्छे से डोनेट कर सकता है, तो यानी यहाँ पे एक और कैरेक्टर आता है, तो सबसे अच्छा हमारे पास मिथाइलमीन, फिर अमोनिया, फिर एनिलीन, और देखते हैं मिथाइलमीन अमोनिया एनिलीन कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, की फैक्टर्स देख लेते हैं, ताकि अगर मान लो लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम मींस मोर लाइकली टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, पहला। रेजोनेंस इफेक्ट, if the lone pair is involved in resonance then it is less available for donation। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम मेकिंग इट मोर बेसिक, while it electron withdrawing group decrease electron density it less basic। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई भी डाउट है नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पे, ना कि मास ऑफ सॉल्यूट पे, पहली बात, और उसकी डेंसिटी, कैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ सॉल्यूट, जाहिर सी बात है वो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे इंडिपेंडेंट, क्या भी नेचर है सॉल्यूट का हमें क्या फर्क पड़ता है, सॉलिड है लिक्विड है गैस, हमें क्या कोई फर्क नहीं पड़ता।
प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मैंने कहा ना उस पर डिपेंड नहीं करती है, तो पहला हट जाएगा। प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन यानी कॉन्सेंट्रेशन कितना सॉल्यूट है कितना नहीं उस पर डिपेंड करेगा। इंडिपेंडेंट टू द ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट पे क्या कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है, हाँ जाहिर सी बात है। चलो आगे ध्यान देते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, नॉट द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। They depend on the concentration of the solute, not its density, जैसे सॉल्वेंट्स में। एग्जैक्टली आगे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल द नेगेटिव पार्ट ऑफ द हेलोजन एसिड अटैच द कार्बन एटम ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन व्हिच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये तो एंटी मार्कोनिकॉफ का उसका पूरा रूल उन्होंने बता रही है। अब उसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, मतलब सॉरी मार्कोनिकॉफ, उसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का रूल क्या होगा। देखो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कभी भी सिमेट्रिकल एल्कीन में नहीं लगता है। अब यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्कीन कौन है, प्रोपीन, इस तरह, अरे अनसिमेट्रिकल ब्यूटूइन, वो पूछ रहा है किसमें ऑब्जर्व नहीं होगा, हाँ ब्यूटूइन में नहीं होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है तो इसमें नहीं होगा। तो इसी वजह से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज एडिशन अप्लाइड टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ब्यूटूइन सिमेट्रिकल एल्कीन है और ये रहा उसका स्ट्रक्चर। चलो आगे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट of the natural occurring alpha amino acids are optically active and have L configuration. Which of the following amino acid is not asymmetric? अच्छा ठीक है, मतलब वो एक ही कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है क्योंकि वो एसिमेट्रिक है। अब वो कैसे, वो एक ही कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब जो एसिमेट्रिकल मतलब नहीं है। अच्छा वो एसिमेट्रिक नहीं है इसका मतलब वो कायरलिटी शो नहीं कर रहा है, कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन का मतलब जैसे मान लेते हैं ए बी सी और डी, देखो सारी साइड्स जो है ना वो डिफरेंट है, जिसकी कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट होगी वो कायरलिटी शो करेगा और वो हमारा एसिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पे ऐसा कोई होगा जो एसिमेट्रिक नहीं होगा, तो वो है हमारा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है हमारे पास, जैसे ये होता है। पहले बात करते हैं एमिनो एसिड, NH2 COOH, यहाँ पे आएगा H और यहाँ पे आएगा H, ये होता है हमारा ग्लाइसिन। तो इसी वजह से देखो दो वैलेंसी सेम है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कायरलिटी शो नहीं होगी। अच्छा अगर इसी की बात करें हम वेलाइन के स्ट्रक्चर की, वेलाइन के स्ट्रक्चर क्या होता है, एमिनो एसिड कैसे बनेगा, कार्बन COOH, यहाँ पे आएगा NH2 और यहाँ पे आएगा H। बस हमें क्या करना है, यहाँ पे कार्बन लगाना है, यहाँ पे कार्बन लगाना है और यहाँ पे कार्बन लगाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये और ये। तो ये चेन का अंतर रहता है, इसी वजह से ये कायरलिटी शो करेगा। अगर हम बात करें एलेनाइन के स्ट्रक्चर की और हम बात करें ल्यूसाइन के स्ट्रक्चर की, देखो ल्यूसाइन का स्ट्रक्चर थोड़ा सिंपल है, 5 कार्बन लेना है, 1 2 3 4 5। इस पे क्या है COOH, यहाँ पे क्या है NH2, यहाँ पे क्या है H और यहाँ पे लग जाएगा एक CH3। ये हमारा पोजीशन और चेंज कर देता है किसकी, हमारी ल्यूसाइन की। तो ऐसे ही मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसे ही अल्फा एमिनो एसिड्स हैं, तो आपको कुछ याद करने पड़ेंगे। तो कुछ याद करने से अच्छा है उन्हीं को पढ़ लो जो हमारे पेपर में, शायद यही बोर्ड पेपर में थोड़े से पूछ लिए जाए, तो ध्यान रखना। क्योंकि एमिनो एसिड हमारे पास बहुत मुश्किल होता है, हमारे पास एसेंशियल नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, तो जो नॉन है वो 9 होते हैं, बाकी हमारे पास और होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, साइड चेन ऑफ इज एन हाइड्रोजन एटम व्हिच इज आइडेंटिकल टू द हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन। ठीक है, दिस मींस दैट देयर इज नो chiral center in glycine. which one of the following has geometrical isomerism? geometrical isomerism हमेशा जैसे मान लेते हैं ये A B, अब ये सिस शो कर रहे हैं क्योंकि सेम साइड, अगर इसी जगह मैं B कर दूं और यहाँ पे A कर दूं तो अपोजिट साइड हो गए, तो ट्रांस, तो जो ऐसे शो करेंगे वही हमारे होंगे। तो आपके पास NH3 और Br, लेकिन NH3 5 है, तो यानी 1 2 3 4 5, तो NH3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे Br है, एक अकेला क्या ही मैं कहीं भी कर दूं तब भी वो तो रहेगा ना NH3 5 ही। NH4 और En, अरे तब भी कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि En आ गया है। En हमारा जैसे यहाँ पे ये En इस तरह अटैच होगा, बाकी 4 NH3, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, अब तब भी कुछ चेंज नहीं आएगा। हाँ 2 NH3 और 2 En में चेंज आ जाएगा क्योंकि 2 En इस तरह हो जाएंगे और 2 मेरे पास NH3 इस तरह हो जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे। अब मैं इनको स्विच कर सकता हूं, तो ये क्या शो करेंगे, सिस और ट्रांस शो करेंगे, समझ आया। तो इसी वजह से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मेरे पास सी करेक्ट हो जाएगा। दिस कॉम्प्लेक्स हैज 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स NH3 and En. There are 2 NH3 ligands and 2 En ligands. This arrangement follow GI यानी GI optical मतलब GI isomerism.
एंड टू NH3 लिगेंड्स कैन बी आइदर सिस और ट्रांस, कभी ऊपर कभी इधर बस। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें कह रहा है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसे बनाएंगे। टर्शरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर ये होता है। अब इसकी एक वैलेंसी कम है तो Br टर्शरी, क्यों? क्योंकि जो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है वो हमारा 3 डिग्री है, ठीक। तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अंडरगोस वुड्स रिएक्शन, तो हमको गिव करेगा 2,2 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। कैसे? यहाँ पे ध्यान देते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, यहाँ पे ध्यान देते हैं इस तरह। अरे मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर ओपन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या था, एक कार्बन, दो कार्बन, ये और ये यहाँ था Br, ठीक है। अब इसको मैं अगर Na ड्राई ईथर के साथ ट्रीट करा रहा हूं तो क्या होगा, हमको पता है वुड्स रिएक्शन क्या करती, चेन को जस्ट डबल कर देती। तो चेन को जस्ट डबल करेगी तो Na के साथ Br निकल जाएगा, तो 2Na Br निकल जाएंगे। प्लस क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे आएगा कार्बन और इसके साथ एक और चेन ऐसी जुड़ जाएगी, तो कार्बन कार्बन और ये रहेगा कार्बन, क्योंकि ये पूरा चेन और ये पूरी चेन, ये था हमारे पास Br इसकी जगह था, इसकी जगह क्या था, Br था, तो Br हट गया और ये पूरा जुड़ गया। अब इसकी नेमिंग देखते हैं। देखो 1 2 3 4, अरे नहीं 1 2 3 4 यानी सब जगह 4 ही है। तो 1 2 3 4, 2,2 3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन बन गया, ठीक। आगे ध्यान देते हैं। इन सोडियम हाइड्रोकार्बन फॉर्म कंटेन डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये तो वुड्स रिएक्शन के डेफिनेशन के फॉर्म में बता रहे एक तरह से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ A एंड B क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही असर्शन और रीजन हमारे दोनों ही क्या है बच्चों, करेक्ट है। चलो आगे ध्यान देते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे कह रहा है देयर कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन साइज अमंग लैंथेनाइड्स विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ऐसा ही कुछ है क्या? नहीं, देखो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो 3D सीरीज से 4D 5D तक आती है, यानी 4D 5D और 6D है ना, तो जो 4D के बाद से जो लगना चालू होती है वो 5D और 6D का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट बराबर होने लगता है ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब यहाँ पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी लग रहा है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज टॉप टू बॉटम नहीं होता है। और लैंथेनाइड शोज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जरूर करते हैं, सेम एज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स। अब रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोस, ठीक है। अब ये पैसेज आप लोग केयरफुली रीड कर लेना, हमको तो मतलब है इस C14 के इतने ईयर से, क्योंकि हमको एक K दे रखा हुआ है, ठीक है। और ध्यान देते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डीके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K, बस इस K को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा से, हमारा आ जाएगा डीके कांस्टेंट। देखो देखो एक मिनट, ये हमारा वैसे भी क्या कहते हैं, टोटल है हमारा ये 3 मार्क्स का। अब 1 मार्क्स का था, मैंने रिलेशन लिख दिया। अब मैं वो रिलेशन कहां से आ रहा है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो वो आता है n इज इक्वल टू एन नॉट वाली डीके वाली इक्वेशन से। कैसे? और ध्यान देते हैं, ये n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अब मैंने क्या किया, मुझे हाफ चाहिए ना, हाफ लाइफ पीरियड के अकॉर्डिंग चाहिए, तो मैंने क्या किया, सब इसको हाफ कर दिया और मैंने इसको हाफ कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो, इसको इसकी जगह मैंने ये पुटअप किया और इसकी जगह मैंने ये पुटअप किया, तो अब सब कुछ सही है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एनो एनो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 1/2 e की पावर दिस आ जाएगा। अब मैंने माइनस साइन को हटा दिया तो 2 ऊपर आ गया, लैम्डा टी हाफ हो गया। अब मैंने लॉग दोनों साइड लिया क्योंकि मुझे एक्सपोनेंशियल ई हटाना है, ई हटाने लॉग ई की पावर 2 हो जाएगा और लैम्डा टी हमारा हाफ हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ से लैम्डा को नीचे ले लिया। अब मैंने क्या किया, लॉग बेस ई को हटाना है, तो मैंने 2.303 से मल्टीप्लाई किया, log 10 की बेस 2 आ गया। अब log 10 बेस 2 हमारा क्या होता है, 0.3010। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा और ये हमारे पास टी हाफ आ जाएगा। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को पूरी सॉल्व करते हैं। लेकिन हमारे पास क्या था, वन वर्ड मतलब सिर्फ 1 मार्क्स का, तो हमें उतना जरूरी भी नहीं था। आगे ध्यान देते हैं। चलो अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। इन अ पीस ऑफ डेडवुड द एक्टिविटी ऑफ कंसंट्रेशन C14। अच्छा C14 का हमें हाफ लाइफ कितना दे रखा हुआ था, हमें हाफ लाइफ दे रखा हुआ है 5770। अभी हम लोग ने ये देखो सामने दे रखा हुआ है। इसका मतलब कैलकुलेट द एज पूछ रहा है, यानी टाइम पूछ रहा है। टाइम कहां से आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आएगा। तो T इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाय K। हम लोग कहां से निकालेंगे, K हम लोग निकालेंगे यहाँ से, कैसे, T हाफ से। T हाफ वाली इक्वेशन क्या है, 0.693 डिवाइडेड बाय K। अब यहाँ से हम लोग का K आ जाएगा, T हाफ हम लोग को दिया हुआ है, तो K हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.693 डिवाइडेड बाय 5770। हमारे पास क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। बहुत सिंपल है यार। आगे ध्यान देते हैं जल्दी से, हम लोग K की वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पे
यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पे के की वैल्यूज को पुटअप कर देंगे, के की वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे पुटअप किया इस तरह, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, देखो इसको हमने क्या किया, जब 6.03 नीचे आएगा तो 5770 ऊपर हो जाएगा, तो log 3 हो जाएगा, log 3 की वैल्यू 0.477, तो हमारे पास t कितना आ जाएगा 91484 ईयर, यानी टाइम इतना बहुत ज्यादा ईयर्स है यार। तो ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था द हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट द टाइम टेकन इतना, पहले हमको हाफ लाइफ पीरियड का इतना टाइम टेकन दिया हुआ था, अब इतने में पूछ रहा है। और चलो जल्दी देख लेते हैं, 30 मिनट्स दे रखा है, ठीक है। तो कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, देखो पहले हमसे क्या पूछा, टी हाफ पूछ रहा है 30 मिनट्स का, तो यहाँ पे हम लोग को क्या दे रखा हुआ था, टी हाफ दे रखा हुआ 30 मिनट, यानी कि हम लोग का आ गया, के कितना आ गया, इतना आ गया। अब इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिंपल पहले ही जैसे पुटअप करेंगे, तो के हम लोग यहाँ पे रख देंगे 0.0231, लेकिन कितना चेंज हो गया, तो फाइनल था हम मान लेते हैं 100%, इनिशियल मतलब फाइनल मतलब इनिशियल था हमारे पास 100%, फाइनल कितना चला गया, तो 87.5 हमारे पास चला गया, तो कितना बचेगा 12.5, इसको इससे कट करेंगे तो log 8 आएगा। अब बच्चे सोचते हैं log 8 की वैल्यू हमें क्वेश्चन को दी नहीं होगी, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 3 को आगे ले लेंगे, 3 log 2 हो जाएगा, log 2 की वैल्यू 0.3013 होती है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 9030 आ जाएगा, और 99.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टी आ जाएगा। कुछ समझ आया, थोड़ा सा फास्ट तो नहीं हो, फास्ट होना नहीं चाहिए। हमारे पास सिर्फ ये इक्वेशन दी हुई थी, फाइन इनिशियल और फाइनल हमने लिया, हमने सिर्फ वैल्यूज को पुटअप किया, यहां से टी हाफ दिया हुआ था, हमने के को निकाला, बस फिनिश्ड, हम लोग ने सर्व कर दिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन बी की, ठीक है, इज दैट क्लियर। चलो सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, द सॉल्यूशन ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी आर डाइल्यूटेड, ठीक है, मतलब दो इलेक्ट्रोलाइट्स है ए एंड बी क्या है, मोलार कंडक्टिविटी दे, अच्छा इसके ऊपर नॉट लगता तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट मोलार कंडक्टिविटी यानी कोलरॉस लॉ में आता, लेकिन अभी नॉर्मल है, तो हम लोग अच्छा इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ऑफ बी इंक्रीज इतना 1.5 टाइम्स, यानी जरा सा, जो ए इंक्रीज हो रहा है 25 टाइम्स, यानी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो कौन सा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग है और कौन सा नहीं है, हमें सिर्फ गिव रीजन देना। चलो देख लेते हैं। अच्छा मोलार कंडक्टिविटी हमारी होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। हमको पता है जो हमारी मोलार कंडक्टिविटी होती है वो हमारी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। क्या है बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे मतलब बात कर रहे हैं कि हम लोग उसके मास पे नहीं बात कर रहे, उसके मोल पे बात कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। और दूसरी बात, जो मोलार कंडक्टिविटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोग क्या कहते हैं, एक मोलर सॉल्यूशन में कैलकुलेट करते हैं। किसमें कैलकुलेट करते हैं, एक मोलर सॉल्यूशन। अगर उसी जगह 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है तो वो कंडक्टिविटी कहलाता है, मोलार कंडक्टिविटी 1 मोलर सॉल्यूशन, यानी मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, उसके रिस्पेक्ट में हम कितना मेजर कर रहे हैं कंडक्टिविटी, वो हमारी कहलाती है मोलार कंडक्टिविटी। इतनी बात क्लियर है। अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, भाई हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसी को देखेंगे, इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। अच्छा अगर बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो अगर मेरे पास मान लेते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे सिंपल मान लेते हैं NaCl है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक बीकर लिया, उसमें मैंने क्या किया, NaCl को मैंने डिसॉल्व किया, तो उसमें क्या होगा, Na प्लस और Cl- के आयंस कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए। यानी एक बात बताओ, उनके बीच की जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो पहले छोटे में क्या होगा, हाँ अट्रैक्ट होंगे प्लस माइनस, यानी फटाफट रिपल वो होगा। लेकिन अगर यहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, लेकिन अगर यहीं पे मैंने इस सॉल्यूशन को इतना कर दिया और फिर मैंने उतना हिस्सा ही NaCl डाला, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अब डाइल्यूशन बढ़ाने से जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो शायद जरा सा ही बढ़े, क्योंकि पहली बात हमारे में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व हो चुका है, वो आयंस में बन चुका है, अब और डिसॉल्व होगा ही नहीं, और डिसॉल्व होगा ही नहीं तो वो इंक्रीज होगा ही नहीं, या तो कांस्टेंट रहेगा तो स्लाइटली इंक्रीज रहेगा, तो स्लाइटली इंक्रीज कौन हो रहा है, बी, कितना 1.5 टाइम्स, हमें अपने आप आंसर मिल गया, दूसरा A25 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, यानी वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। In this case, electrolyte B molar conductivity increased only 1.5 times upon dilution, indicating a small increase in conductivity. This suggests B is already most ionized even at high concentration. इतनी बात क्लियर, चलो आओ आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है an organic compound A which has characteristic order react। अच्छा मैं मानता हूँ तुम लोग को ऑर्डर या फिजिकल प्रॉपर्टीज उतना नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट कर रहा है टू गिव, मतलब हाँ टू गिव टू कंपाउंड B एंड C। कंपाउंड B हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, अपॉन ऑक्सीडेशन
ए देगा। अच्छा ए जो हमारा बी है वो हमको ऑक्सीडेशन के बाद ए दे रहा है, और जो कंपाउंड सी है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है। अब कंपाउंड सी है जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है, इसका मतलब कंपाउंड सी मेरे पास ये होना ही होना है COONA। ये क्या है हमारे पास? सोडियम बेंजोएट। क्या है? सोडियम बेंजो, वो बेंजीन है ना, और वो क्लोरीन है, तो वो उसमें सॉरी कार्बन है, उस वजह से। अच्छा इतनी बात क्लियर हो गई, सोडियम एसीटेट बोल सकते हो। खैर अब यहाँ पे विद सोडा लाइम ईट्स, हमको पता चल गया सोडा लाइम में कोई भी रिएक्शन होती है, हम लोग ने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ था ये रिएक्शन, ऑर्गेनिक में जो छोटा सा ऑर्गेनिक दिया हुआ था, तो उसमें हमारे पास क्या था? सोडा लाइम यानी CaO प्लस NaOH से साथ रिएक्ट करके हम लोग को क्या मिल रहा था? Na2CO3, और किसकी फॉर्मेशन कर रहा था? एल्कीन की। इसकी फॉर्मेशन एल्कीन, इसका मतलब यहाँ पे बेंजीन रहेंगे, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन करेगा? बेंजीन की फॉर्मेशन करेगा। अच्छा इतनी बात क्लियर हो गई, इसका मतलब हमको पता चल गया सी क्या है हमारे पास? सी है हमारे पास यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ए हमको पता करना है, ए हमारी ऑर्डर रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। अच्छा ए हमारा है वो बेंजल्डिहाइड। क्या है? अब मैंने बेंजल्डिहाइड पहचाना कैसे? क्योंकि वो 2 कंपाउंड्स हम लोग को दे रहा है, और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करने भी कौन सी रिएक्शन है यहाँ पे? अच्छा इस रिएक्शन का नेम जानते हो? नेम क्या है? ये नेम है यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी है? कैनिजारो रिएक्शन। अच्छा एक ऐसी थी एल्डोल थी, वहां पे क्या बन रहा था? वहां पे एक एल्कोहल बन रहा था और एक एल्डिहाइड फॉर्म में जा रहा था। लेकिन यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन में इसकी ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है? अगर हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है जैसे COOH, हम लोग एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल मिलेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। लेकिन NaOH है तो प्लस और माइनस, अगर H प्लस OH माइनस होता तो हम लोग को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता, लेकिन अब की बार H प्लस की जगह Na है, तो इसीलिए सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। अब समझ आए बच्चों? और जल्दी से देख लेते हैं। देखो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है यार, तुमको सिर्फ ये हटा करके तुमको OH लगाना है, तो कार्बन की वैलेंसी H से सेटिस्फाई कर दो बस। फिर यहाँ पे क्या करना है? तुमको कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड को सॉल्ट बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो COO बनाओगे और Na लगाओगे। अगर H लगा देते तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता, बेंजोइक एसिड हो जाता। अब इसको NaOH के साथ ट्रीट करना है, NaOH और CO सोडा लाइम, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? Na2CO3 और D बन जाएगा। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है डिवाइस ए स्कीम फॉर सिंथेसिस ऑफ N-ब्यूटेन। N-ब्यूटेन नॉर्मल चेन ब्यूटेन, कार्बन 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 कार्बन, बाकी H तो तुमको लगाना आता ही है, यूजिंग CH3I। ठीक है, ओनली सोर्स ऑफ कार्बन, इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन प्रोपेन। देखते 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 हैं। अच्छा एक बात बताओ, N-ब्यूटेन है यानी अगर CH3I है, अगर हम इस चेन को डबल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? CH, यहाँ पे CH3I है, अगर हम लोग ने इसको Na के साथ ट्रीट करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। यार भाई अगर मैं फिर एक हेलो एल्कीन ले आऊंगा तो CH3 और CH3 को अगर मान लो मैंने ट्रीट कराया क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 CH2Cl बन जाएगा। फिर अगर मैं इसको गुड्स रिएक्शन के साथ कराऊंगा तो फिर चेन डबल हो जाएगी, इसका मतलब प्रोपेन नहीं बन सकता। तो यहाँ पे प्रोपेन नहीं बनेगा, जो बनेगा वो ब्यूटेन बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वुड्स रिएक्शन के थ्रू जो भी कुछ हो रहा है ये ऑड नंबर ऑफ कार्बन में नहीं, इवन नंबर ऑफ कार्बन में होगा। और इसका दूसरा मेटल कोई हो सकता हो, देखते हैं। देखो मैंने क्या किया, इसको इसके साथ ट्रीट करा, फिर क्लोरीन के साथ ट्रीट करा, CH3 या इथाइल क्लोराइड, N-ब्यूटेन बन गया। ठीक, और इसका रीजन देख लेते हैं। Therefore, while N-butane can be synthesized using CH3I, it's not feasible to obtain propane in fairly a pure state using same reaction, as the Wurtz reaction does not favor the formation of odd number of carbon chain of alkenes. मजा आया यहाँ तक? चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है भाई? ये क्वेश्चन जब भी आए ना तो कुछ मत देखो, कुछ मत देखो, सिर्फ पहले अपने माइंड में फॉर्मूला लेके आओ। फॉर्मूला क्या है? log K2 अपॉन K1। यहाँ पे क्या है हमारे पास? ये अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.303, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखते हैं फॉर्मूला, यही है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है? अच्छा एक और ट्रिक है, ध्यान रखना, 2.303 इंटू आर, 2.303 इंटू आर यानी 8.314। इनकी वैल्यू डायरेक्ट याद करके चले जाओ 15 वोल्ट, तो एकदम परफेक्ट रहता है। यहाँ पे क्या कह रहा है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकम्स डबल। बिकम्स डबल इसका मतलब जो हमारे पास जो K1 है वो डबल हो गया, यानी वो 2K1 हो गया।
जो K2 है हमारे पास ये हो गया, तो अपॉन में K1 हो गया, तो ये और ये कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास आ गया log 2 आ गया। अब T1 T2 हमको दे रखा हुआ है, फाइनल दिस इनिशियल दिस, बस वैल्यू सॉल्व करो, ये कैलकुलेट करो कैसे, और यहाँ पे ध्यान देते हैं ये देखो 19.14 है ना, इसकी वैल्यूज डायरेक्ट याद कर लो तो एकदम बेस्ट रहता है। वैसे आप लोग को आईसी वालों को कैलकुलेटर मिलेगा तो उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ से यहाँ से माइनस किया, डायरेक्ट हम लोग ने ईए को कैलकुलेट किया। अगर वो जूल में पूछ रहा है तो नॉर्मल रख दो, किलो जूल में पूछ रहा है तो जीरो इधर बढ़ा दो, यानी 1000 करना है ना, तो 3 0 1 2 3, तो देखो 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H5N, ठीक है, इन वन रिएक्शन प्रोड्यूस्ड अ प्राइमरी अमीन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, K2Cr2O7 या फिर KMnO4, ये सब हमारे क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या थे वो, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कुछ और भी होता है क्या, हाँ होता है ना, NaBH4 लिथियम बोरोहाइड्राइड, सॉरी सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यहाँ पे इतनी बात क्लियर हो गई, तो ये हमारे कुछ रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब ये रिड्यूस करने प्राइमरी अमीन दे रहा है, और वाई भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन रिड्यूस करने सेकेंडरी अमीन दे रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या हो देखते हैं। अच्छा ये C3H5N है, अब मैं तुमको कुछ बता रहा हूं जो तुमको पता होना चाहिए, ध्यान सुनना। अगर साइनाइड का रिडक्शन करो तो हमको अमीन मिलता है, कैसे, 2H इसको दो 2H इसको दो, तो CH3 CH2 NH2, देखो अमीन मिला कि नहीं मिला, ठीक। अगर इसी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करो तो हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, यानी COOH। इसको अपने माइंड में बैठा लो बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हमको क्या मिला, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C2H5Cn, ठीक है, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, C2H5NC। अब ये कैसे हमने लिख दिया, हमको तो सब पता ही नहीं होगा, वो इस वजह से क्योंकि हमको बनाना है सेकेंडरी अमीन, तो सेकेंडरी अमीन NC, देखो यहाँ पे करोगे ना तो नाइट्रोजन N2 और ये रहा CH2, लेकिन नाइट्रोजन के इधर भी बॉन्ड होगा तो नाइट्रोजन को एक H चाहिए। अब नाइट्रोजन के इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन, इसका मतलब सेकेंडरी अमीन फॉर्मेशन कर रहा है, बस यही बताना था। कैसे आओ ध्यान देते हैं, देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंडरी अमीन क्योंकि इधर भी कार्बन और यहाँ पे क्या प्राइमरी अमीन, तो इसीलिए कह रहे हैं अगर साइनाइड का रिडक्शन करोगे तो अमीन की फॉर्मेशन होगी। आगे ध्यान देते हैं। अब ड्यूरिंग अ केमिस्ट्री क्लास टीचर रोट दिस असाइनमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा हुआ है, द स्टूडेंट were asked to find out the magnetic behavior and shape of the complex. Pari student wrote the answer paramagnetic tetrahedral, whereas Suhail wrote diamagnetic square planar. चलो देख लेते किसका सही है। अच्छा पहले हम लोग तो फाइंड कर लें यार, निकिल 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी, सबसे कम वाला 4s को दो और ज्यादा वाला 3d को दो। अब निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, ऑक्सीडेशन नंबर निकिल को माना x, Cn पे चार्ज होता है -1 4, अगर ब्रैकेट के बाहर है तो 2 माइनस, तो x इक्वल टू -2 + 4, तो x इक्वल टू मेरे पास चार्ज कितना आ गया +2 आ गया। इसका मतलब निकिल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो सबसे पहले कहां से निकलेंगे, आउटर मोस्ट से, 3d से नहीं गधे, 4sb से, तो क्या हो जाएगा 3d 8 बचेगा, ठीक है। अब 3d 8, अब एक और चीज पता करनी, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड, साइनाइड हाँ C-NOX कार्बन नाइट्रोजन से जुड़े हुए स्ट्रॉन्ग, ऑक्सीजन और हैलोजन से जुड़े हुए वीक। देखो ये मैं अब भी कहूंगा अपनी समझ से कि ये 80% करेक्ट है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या पेयरिंग कराएगा, बिल्कुल कराएगा। तो 3d 8 कैसे बनेंगे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी इधर पेयरिंग हो जाएगी। अब ये भी यहाँ पे पेयरिंग हो गई, तो यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 या तो sp3 हो सकता है या तो dsp2 हो सकता है। अगर sp3 है तो वो आएगा टेट्राहेड्रल, अगर dsp2 है तो वो आएगा स्क्वायर प्लेनर, और dsp2 आ रहा था यानी स्क्वायर प्लेनर, और सारे पैरामैग्नेटिक नहीं है, एक भी मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो सभी सब क्या होंगे डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखते हैं, देखो +2 3d 8 पहले ऐसे था,
फिर साइनाइड होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्क्वायर प्लेनर, डायमैग्नेटिक और DsP2। तो सुहेल करेक्ट है और परी रॉन्ग है। आई एम सॉरी परी। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है XC4 ठीक, सॉल्युबल इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अच्छा सॉल्युबल है, सॉल्युबल होता कौन है तो मुझे सोच के बताना, या तो स्ट्रॉन्ग बेस, या तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ओ सॉरी, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर सॉल्ट। जो इन दोनों से मिलके बना होगा वो स्ट्रॉन्ग ही सॉल्ट बनेगा। तो अब ये हमारा अगर बेस फॉर्म में आ गया और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी एसिड के फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब वो सॉल्ट ही बना रहा होगा, डेफिनेटली सॉल्ट बना रहा होगा। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाटर का रिमूवल कर रहा है, इसका मतलब सॉल्ट प्लस वाटर निकल रहा होगा, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, यही हो रहा होगा। इसका मतलब सॉल्ट सॉल्युबल होगा। तो सॉल्ट सॉल्युबल होगा कैसे? C4H10O। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्या मैं C2H5 लिख सकता हूँ? क्या मैं C2H5 लिख सकता हूँ? और मैंने बीच में O लगा दिया। देखो 4 4 5 5 10 और ये रहा एक C4H10O बन गया। अब ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर्स। एसिड के पास क्या होता है? H+। ये H+ इसको देखेगा तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इस तरह वो क्या बनाएगा? एक सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा। अब सॉल्ट की अगर फॉर्मेशन उसने किया है तो सॉल्युबल होगा। अब कैसे? और यहाँ पे ध्यान देते हैं। और दूसरी बात, वही कंपाउंड जो है KMNO4 के साथ कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और कंपाउंड X है विद एक्सिस ऑफ HI के साथ हमारे पास सिंगल हैलाइड बनाएगा, और एक्सिस ऑफ HI के साथ सिंगल हैलाइड हमारे पास ईथर बनाते हैं। बात ध्यान रखना और ध्यान देते हैं। देखो C4H10O डायथाइल ईथर, इस तरह फॉर्मूला है, ठीक है। इसको मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 साथ ट्रीट कराया तो यहाँ पे इसके लोन पेयर थे तो इसको H+ लिया, ऑक्सीजन का लोन पेयर चला गया तो उस पर प्लस चार्ज आ गया, बाकी बचा हुआ HSO4 माइनस बाहर हो गया, ठीक है, बाइसल्फेट। तो सॉल्यूबल ऑक्सोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन किया। अब अगर इसको मैं एक्सिस HI के साथ लेता हूं तो यहाँ से क्या होगा? H2O वाटर फॉर्म में निकल जाएगा, ये और ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI बन जाएंगे, क्योंकि मुझे 2 H लेने पड़ेंगे वाटर निकालने के लिए, इसीलिए मुझे इसके 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए। पहली बात, अगर ये एक्सिस में है तो विदाउट एक्सिस भी तो रिएक्शन दे सकता है, विदाउट एक्सिस भी तो HI रिएक्ट कर सकता है। जब विदाउट एक्सिस HI रिएक्ट करेगा तब क्या होगा? तो HI को ब्रेक करना, प्लस माइनस, यहाँ पे एक को ब्रेक करना, तो पॉजिटिव के पास निगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ गया? C2H5I यानी इथाइल आयोडाइड, और बचा मेरे पास एल्कोहल। ध्यान रखना विदाउट एक्सिस। बाकी कंपाउंड ए डज नॉट रिएक्ट विद KMNO4, इट कैन नॉट बी, मतलब कैन बी नॉट बी अल्कोहल, क्योंकि रिएक्ट कर ही नहीं रहा। एल्किल KMNO4 के साथ रिएक्ट करता तो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर देता। ए डिसॉल्व इन H2SO4, इट मे बी ईथर, जो कि ईथर निकला हम लोग को। अब अच्छा तुम एक बात ध्यान दे रहे हो, यहां से भी सब कन्वर्जन ही बन रहे हैं। अगर मान लो वो तुम्हें दे देता है कि हमें डाई इथाइल ईथर से बना के दिखाइए इथाइल आयोडाइड, तो कैसे बनाओगे? इस तरह बनाओगे, इस बात का ध्यान रखना। अब आइडेंटिफाई द कंपाउंड कह रहा है AB, ठीक है, बना लेते हैं। लेकिन अब देखो उसने गेम खेला हुआ है, पहली बार रिएक्ट कराओगे इससे, फिर रिएक्ट कराओगे इससे, ये नहीं कि भाई दोनों अपने मन में तुमने रिएक्ट करा कुछ भी यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं। ये फर्स्ट स्टेप है, फिर ये सेकंड स्टेप है। कैसे? अरे एल्डिहाइड है यार, हमको देखो कोई मतलब नहीं होता है कि इधर चेन है, रिंग है, डबल बॉन्ड है, कोई मतलब नहीं होता, वो सब नेमिंग में। हमको देखना है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा COH, ठीक है। अब उसका SOCl2 के साथ ट्रीट कराया तो यहाँ पे क्या होगा? एक HCl लेके भाग जाएगा, एक SO2 लेके भाग जाएगा, तो एक Cl बचेगा, तो C डबल बॉन्ड OCl बच जाएगा। मुझे पता भी तुम्हें समझ नहीं आया। अच्छा ये है डार्जन रिएक्शन। कौन सी? डार्जन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है SO2 निकल रहा है और HCl निकल रहा है, तो इसीलिए इसका एक Cl बच रहा है जो कि वहां पे जाके जुड़ रहा है, ठीक है। अब कैसे यहाँ पे ध्यान देते हैं, जैसे यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, फिर COH का हमने क्या बनाया? C डबल बॉन्ड OCl, बस। अच्छा यहाँ पे रोजन बॉन्ड रिडक्शन भी तो हो सकता था, अगर मान लो हाइड्रोजन साथ ट्रीट करा दे तो एक H आके जुड़ जाएगा, वापस से एल्डिहाइड बना देगा, ये बात ध्यान रखना। तो कैसे होगा? तो इस बात का भी ध्यान रखना। अब C6H6 है, इसका एक H लो, Cl निकाल दो, तो क्या बचेगा? C6H5CO, देखो यही तो बचा। फिर बाकी क्या बचा? C6H5, तो C6H5। अरे यार डाइफिनाइल मिथेनोन बेंजोफिनोन, बस, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे क्या रहा है? ये कौन सा आइन है?
क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ, 3 कार्बन तो एथाइन। H2SO4 HgSO4, क्या हम लोग को 1% भी तो HgSO4 लिखा मिलता है भाई? तो भी घबराना नहीं, सब कुछ वही है। तो कुछ नहीं होता है, ये यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। अगर कॉन्सेंट्रेटेड होता तो रिमूव करता, अब वाटर मॉलिक्यूल प्रोवाइड कराएगा तो कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सीड के साथ O दे दो और यहाँ पे एक बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा CH2 इस तरह। मतलब किसी को भी ऑक्सीजन दे दो, किसी को भी क्या दे दो, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, तो हमारे पास क्या कुछ इस तरह कंपाउंड बन रहा है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH2। भाई ये क्या टॉटोमराइज कर सकता है, टॉटोमराइज करेगा तो CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास CH3। ये इधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, तो ये टॉटोमराइज हो सकता है, यानी वो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो वहां पे डबल बॉन्ड चला जाएगा, वहां पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, तो अल्कोहल बना, यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये रहेगा इस तरह CH3। तो इस तरह क्या हो जाएगा, टॉटोमराइज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, और यहाँ पे ध्यान देते हैं, देखो एसीटोन की फॉर्मेशन के, अब एसीटोन का जब भी ऑक्सीडेशन होगा या तो नाइट्रिक एसिड या तो नाइट्रस एसिड के साथ, तो हमेशा किसकी फॉर्मेशन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो यहां से ध्यान सुना, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से COH, मेनली हम लोग जो यूज करते हैं वो KMnO4 या फिर K2Cr2O7 का यूज करते हैं। लेकिन अगर कीटोन से जाना है तो हम लोग विग्रस एसिड यूज करते हैं, क्योंकि कीटोन इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड की अगर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पे किसके, इथेनॉल के साथ, एसिड एल्कोहल एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर की फॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो एक H और OH निकाल ले जाएगा, तो ये रहा CH3, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, इतना, इसके साथ क्या C2H5 हो, C2H5 हो, एस्टर की फॉर्मेशन कर दिया क्योंकि दोनों साइड कार्बन। बस आगे ध्यान देते हैं, अब यहाँ पे कह रहा है 3 कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक के ABC, ठीक, नॉन साइक्लिक है, इसका मतलब ये बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना। ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, आइसोमर AC positive tolerance reagent while compound B does not give tolerance reagent positive। अच्छा, कुछ अगर थोड़ा सा याद करो तो जो कीटोन्स होते हैं वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, और वो पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म यानी 100% कीटोन है भाई, यानी B तो हमारा कीटोन हो गया, निकाल दो, तो C3CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, देखो 3 3 6 और यहाँ पे कितने हो गए, 2 8 8 हो गए, 1 2 3 4 4 हो गए, और एक O 1 हो गया, यानी B तो हमारा कीटोन हो गया, और A और C रिएक्ट करें, इसका मतलब वो एल्डिहाइड हो गया। और चलो जल्दी देख लेते हैं, ABC कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन्स, मतलब हो सकते थे, तो AC आर गिवन पॉजिटिव टॉलरेंस रिएजेंट, सो AC हमारे एल्डिहाइड है, इफ B हमारा डज नॉट गिव टॉलरेंस रिएजेंट, तो वो हमारा क्या है, कीटोन है। तो A पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, ठीक है। अब इसमें कहना है कि हमारे पास ABC वाइल वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स HCN के साथ, ठीक है, और जो कंपाउंड AB है उनका रिडक्शन कर रहे हैं जिंक एमालगम के साथ, जिंक एमालगम, और यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, जिंक एमालगम साथ ट्रीट कराया तो हमेशा क्या होगा, हमेशा यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, एल्कीन की, यहाँ पे भी किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्कीन की, क्योंकि C डबल बॉन्ड हो ये इस तरह हो सकता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और हमारा कंपाउंड C क्या है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड यहाँ पे, बस बहुत सिंपल था। B हमारा लीस्ट रिएक्टिव है, तो जो हमारे पास रिएक्ट करेगा टुवर्ड एडिशन ऑफ HCN, 2 बल्कि ग्रुप्स हैं, तो इसी वजह से वो कीटोन की फॉर्मेशन वहां पे हो जाएगी। बस इतनी बात क्लियर। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 पे बहुत अच्छे समझ आए। तो चलो जल्दी से बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। चलो अब हम बात कर लेते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E0 सेल, E सेल, डेल्टा जी। अरे ठीक है, पहले अगर E0 सेल आएगा तभी E सेल आएगा, E0 सेल आएगा तो डेल्टा जी आएगा। अच्छा डेल्टा जी नॉट वाला तो नहीं पूछ रहा है ना, डेल्टा जी नॉर्मल वाला पूछ रहा है। दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, और चलो देख लेते हैं। अब एक बात बताओ, हम लोग E0 सेल कैसे निकालते थे, मुझे पता नहीं आप लोग कैसे निकालते हो, रिडक्शन दोनों के माइनस करते हो, कैथोड माइनस एनोड करते हो, मैं तो सिर्फ इतना काम करता हूँ कि एनोड प्लस कैथोड करता हूँ। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। एनोड का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है, देखो पहला उसने हमें कंसंट्रेशन दे रखा है, एल्यूमिनियम से एयर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन, Sn2 प्लस से Sn हुआ तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इसका यहाँ पे वैल्यूज रख देता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी थी, अरे
Al3+ से Al दिया हुआ है और यहाँ पे तो Al से Al3+ दिया हुआ है, यानी वहां रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ऐसे कैसे? अब तो हम करेंगे क्या, तो हम करेंगे इसको हम जस्ट पलट देंगे, इसको हम जस्ट पलट देंगे तो इसका साइन भी पलट जाएगा, तो यहाँ पे देखो प्लस का हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे दिया हो तो वैसे ही हमने रख दिया, तो हमारे पास इसको माइनस करके हमारे पास आ गया 1.52, क्या आ गया हमारे पास, ई नॉट सेल आ गया। अब हमको इसका फॉर्मूला पता है 0.0591 अपॉन एन लॉग पी अपॉन आर, ठीक है। अब एक बार बताओ, यहाँ पे 3+ है, यहाँ पे 2+ है, ऑड इवन का इलेक्ट्रॉन का समय, इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन को सेम करूंगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसीलिए 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसकी वैल्यू एज इट इज है, ये वैल्यू अभी हम लोग ने फाइंड करी। अब दोनों कंसंट्रेशन, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके कंसंट्रेशन देखो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो यहाँ पे ध्यान दो, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है हमारे पास यहाँ पे ये रहा 0.01 और रिएक्टेंट हमारे पास ये 0.15। अब एक मिनट आप सोच रहे होगे सर ये तो रिएक्टेंट साइड है, आप इसको प्रोडक्ट बोल रहे हैं। वो इसलिए यार, जब भी तुम्हें सॉल्ट ब्रिज के फॉर्म में रिएक्शन दे रखी हो, ये रहा सॉल्ट ब्रिज, अगर सॉल्ट ब्रिज के फॉर्म में रिएक्टेंट दे रखी हो तो अपना सिर्फ माइंड यूज करना, क्वेश्चन को फटाक से करने के लिए, क्वेश्चन को एकदम फटाक से करने के लिए आप लोग को पूरा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फिर रिडॉक्स रिएक्शन उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग खुद से रिडॉक्स रिएक्शन लिखोगे तब आप क्या कहते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको दे रखा हो तो आप सिर्फ एक स्मार्ट ट्रिक यूज करो, जैसे दे रखा है सिर्फ उसका रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट करो। भाई फॉर्मूला तो यही है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लेकिन हम तो ट्रिक यूज करेंगे ना, तो हम क्या यूज करते हैं, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट रख देते हैं। तो कितना दिया था 0.01, लेकिन उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते तभी तो इलेक्ट्रॉन बराबर हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.01 और ये 2 और इसका दिया हुआ था तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि 1.52 है, हमने इसको पूरे को सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आया 0.01447, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, ई सेल आ गया। हमको ई सेल ही रखना है, ई नॉट सेल मत रखना, क्योंकि डेल्टा जी पूछ रहा है। यहाँ पे ध्यान देते हैं, अच्छा यहाँ पे ये गलत है क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए था डेल्टा जी। अब डेल्टा जी चाहिए तो उसके लिए हमें ये डेल्टा जी नॉट यहाँ से हटाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 दिया हुआ है, 96500 दिया हुआ है, 1.50533 जो हमने वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा जी आ गया। बस बहुत इजी था सिर्फ फॉर्मूला, क्योंकि देखो फिजिकल केमिस्ट्री जो है, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हमारा सॉल्यूशन सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, फिनॉल एंड इथेनॉल। अब देखो होते बहुत सारे डिफरेंस है, तो बहुत सारे डिफरेंस पढ़ने की वजह से बच्चे सारे डिफरेंस भूल जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, ये डिफरेंस लग रहा था, ये लग रहा था, तो ये सब मत करो, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक एक डिफरेंस पकड़ो बस, प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल। ल्यूकास रिएजेंट हमारा एक ऐसा टेस्ट है, ल्यूकास रिएजेंट, जिसमें 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग को 3 डिग्री अल्कोहल चाहिए 1 डिग्री, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर 3 डिग्री अल्कोहल सिर्फ 1 मिनट या फिर क्या कहते हैं सेकंड्स में अगर टेस्ट दे रहा है, यानी क्या शो कर रहा है, टर्बिडिटी शो कर रहा है, तो वो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल होता है। 2 डिग्री अल्कोहल 5 से 10 मिनट में देगा, 1 डिग्री अल्कोहल देगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें हमें पता चल जाएगा। फिनॉल और इथेनॉल, ध्यान देना, फिनॉल जो होता है ना वो हमारा वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स होता है, वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि फिनॉल को अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं FeCl3 के साथ तो वो क्या शो करता है, वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स शो करता है, ठीक। कैसे, और ध्यान देते हैं, ये देखो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल, नो क्लाउडीनेस अपीयर विद इन 5 to 10 मिनट्स और अपीयर्स इमीडिएटली, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब ल्यूकास रिएजेंट लेकिन होता क्या है, वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। अब इसको हम ट्रीट करा रहे हैं, देखो फिनॉल को ट्रीट करा है तो हमारे पास वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स है। अच्छा कैसे आ रहा होगा मैं बता देता हूँ, ये होता है फिनॉल OH, ये होता है FeCl3, इसमें Fe की वैलेंसी है 3+, इसकी ब्रेकिंग करेंगे तो माइनस, प्लस इसकी ब्रेकिंग करेंगे तो माइनस और ये रहा प्लस, तो अब इस तरह होता है, ये रहा हमारे पास OH माइनस, इसको हम लोग क्रॉस मल्ट करते हैं इस तरह और ये हो गया Fe। तो समझ आया, Fe की वैलेंसी इधर हो गई, OH की O की वैलेंसी इधर हो गई और HCl क्या हो गया, बाहर हो गया। तो यहाँ पे होता है, क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स, और इथेनॉल वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं देता है। चलो अब सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सेक्शन सी में क्या कह रहा है, कंपाउंड ABC फाइंड करना है, जैसे हम लोग ने सेक्शन बी में किया था। तो सेक्शन सी में यहाँ पे NO2 दे रखा हुआ। अच्छा NO2 का ध्यान रखना, अगर हम लोग साइनाइड का रिडक्शन कर रहे थे तो हम लोग को मिल रहा था क्या, अमीन, क्या मिल रहा था, अमीन यानी NH2। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर रहे थे तो हम लोग को क्या मिल रहा था, COOH।
आप यहाँ पे NO2 का अगर रिडक्शन करेंगे तो भी हम लोग को क्या मिलेगा, अमीन NH2। अब यहाँ पे देखो 6H दे रखा हुआ है, एक H ऑक्सीजन के साथ चला गया तो 2H2O निकल गया, ठीक, एक वाटर निकल गया, 2H निकल गया, लेकिन 2 ऑक्सीजन तो एक और H जाएगा, मतलब 2H जाएंगे तो 4H निकल गए, इसका मतलब 2H2O हमारे पास निकल गया। कितने H बच गए, 2H बच गए, तो 2H चले जाएंगे नाइट्रोजन के साथ, तो क्या बन जाएगा, एनिलीन C6H5NH2। अब ये HNO2 और HCl के साथ अगर हम लोग ट्रीट कराते हैं तो ये होता है, मतलब कौन सी रिएक्शन है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड वाली रिएक्शन है। अगर इसके साथ हम लोग ट्रीट कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग ट्रीट कराते हैं तो ये हमारे पास C6H5NH2 वापस से एनिलीन है, तो यहाँ पे होती है कपलिंग रिएक्शन। और कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे ध्यान देखो पहले क्या हो गया, SnHCl हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट और ऊपर से हम लोग कैटलिस्ट के फॉर्म में ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, NH2 फॉर्म करेगा, ठीक है, देखो 2H2 निकल गया। फिर ये हमारी पूरी पूरी बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड वाली रिएक्शन है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, N2 प्लस Cl- बनता है, ठीक। N2 प्लस Cl- जब भी बनेगा तो यहाँ पे ध्यान दो इस तरह बनता है, हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और Cl। तो ये Cl जो है ये H वाला निकाल लेता है, ये HCl निकाल ले जाएगा, तो नाइट्रोजन की एक वैलेंसी चली जाएगी, इसी वजह से नाइट्रोजन के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड। इसी वजह से जब नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो एक बेंजीन इधर से जुड़ गई, एक बेंजीन इधर से जुड़ गई, तो हमारे पास क्या बचा, NH2 ग्रुप, तो NH2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे रह गया। कुछ समझ आया, मतलब इस तरह ये रहा बेंजीन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड NCl था, तो यहाँ से एक और इस तरह पूरा कंपाउंड जुड़ा जहां पे NH2 लगा हुआ था, तो इसका H और इसका Cl निकाल लेंगे तो बचा क्या, N2, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरा अमीनो एजोबेंजीन, जिसका कलर क्या होता है, येलो डाई की तरह होता है। किस कौन सा कलर होता है, येलो डाई की तरह कलर होता है। आगे ध्यान देते हैं, अब हमारे पास क्या है, अरे ये तो इथाइलिन अमीन है, इसको हम लोग HNO2 के साथ ट्रीट करेंगे। अब एक और चीज देखो, अगर अमीन को अगर हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करा रहे हैं HNO2 के साथ, तो हम लोग को मिलता है एल्कोहल, क्या मिलेगा, एल्कोहल। अब इस एल्कोहल को देखो वापस Cl2 के साथ ट्रीट करा रहे हैं, इसका मतलब मेरे पास इथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर इथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हम KCl के साथ करा रहे हैं तो इथाइल साइनाइड बन जाएगा। इथाइल साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा हम लोग को मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अमीन और हीट कर रहे हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, इथेनामाइड मिलेगा। क्या मिल जाएगा, इथेनामाइड। और इथेनामाइड का हम लोग Br2KOH के साथ ट्रीट करा रहे हैं तो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, अमीन मिल जाएगा। और यहाँ पे वापस आओ, ये देखो, इथाइल, इसका मतलब हमसे क्या पूछ सकता है, यहाँ पे ध्यान दो, इथाइलिन अमीन से हम लोग वापस कहाँ पहुंच गए भाई, इथाइल अमीन पे पहुंच गए। ये बात भी ध्यान देना, तो इथाइल अमीन है HNO2 के साथ तो एल्कोहल, तो उसके बाद हमारे पास क्लोरीन आ गया कि CN से कराया, तो यहाँ पे देखो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब चेन डिग्रेडेशन, यहाँ पे CONH2 आ गया, चेन डिग्रेडेशन होगी तो इसी को बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, KOBr। आपको ऐसे भी ये चीज लिखा मिल सकता है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, इथाइलिन अमीन मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर कैसे हुआ, तो ये सब स्टेप इसीलिए मैं शुरुआत से बताता आ रहा हूँ कि कौन किस पे होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13, ये पूरा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की देखो पूरी डेफिनेशन दे रखी है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। द डिफरेंस इन द सॉलिड पार्टिकल अंडरगोस एसोसिएशन और डिसोसिएशन। भाई आई की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगी तो हमारे पास एसोसिएशन हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 से अगर कम होगी तो डिसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब सॉरी, आई की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगी तो यहाँ पे डिसोसिएशन हो जाएगा, आई की वैल्यू अगर 1 से कम होगी तो एसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, देखो पहले का फ्रीजिंग पॉइंट हमको दे रखा हुआ इतना, NaCl का दे रखा हुआ इतना, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे रखा हुआ इतना और इतना दे रखा हुआ, और मॉलिक्यूलर मास दे रखा हुआ, और फ्रीजिंग पॉइंट हमको B का दे रखा हुआ डिक्रीज इतना, और एसिटिक एसिड का दे रखा हुआ इतना, और बेंजीन का दे रखा हुआ इतना, और उसका Kf दे रखा हुआ इतना, और मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेट द एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हमसे बहुत केसेस में पूछ रहा है, यानी A और B में हमसे दोनों पूछा है कि एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला होता है हमारे पास, लिखते हैं एब्नॉर्मल मास है, एब्नॉर्मल जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो ऊपर रखेंगे, और नीचे जो हम लोग ने क्या कैलकुलेट करी है मोलैलिटी, उसको हम लोग रखेंगे, ठीक है। अब कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, पहले हम लोग को मास दे रखा हुआ है, सॉल्यूट दे रखा हुआ है, ठीक है, NaCl दे रखा हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर दे रखा हुआ है, और Kf दे रखा हुआ है, यानी डेल्टा TF हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि ये तो वाटर का है, तो इसमें से हम ओरिजिनल वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओरिजिनल कितना होता है हमारे पास, जो हमारे पास TF नॉट होता है वो इसको हम लोग इससे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा TF आ जाएगा। डेल्टा TF पता है, KF पता है, सॉल्यूट पता है, NaCl पता है, तो यहाँ से मोलैलिटी आ जाएगी। कैसे, यहाँ से ध्यान देते हैं, चलो पहले देखो डेल्टा TF I इंटू KF इंटू F। अब I
हम लोग यहाँ पे आई हमारे पास 2 हो जाएगा। देखो देखो देखो, कुछ केसेस में आई यहाँ पे NaCl हम लोग 1 ले लेते हैं क्योंकि कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, लेकिन अगर कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है तो Na प्लस Cl माइनस आयन में टूट जाएगा, तो हमारे पास वाटर में कितने हो गए, 2 आयंस हो गए। इसीलिए तो हम लोग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आई कितना आ जाएगा, मान लेते 2 आ गया। अगर यहाँ पे ध्यान देना, तो डेल्टा TF हमारे पास इतना आ गया, हम लोग ने मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाया तो यहाँ से मोलैरिटी निकाली, हमारे पास कितना आ गया, 0.9 आ गया, क्योंकि डेल्टा TF ये रहा, 2 हमारे पास आई हो गया और KF हमको दे रखा हुआ था तो हमारे पास 0.9 आ गया। अब हम लोग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो हम लोग इस तरह कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 65। लेकिन अगर हम लोग आई अगर 1 लेते हैं तो इसको इससे माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, तो हमारे पास आ जाएगा, ध्यान से सुना, अगर हम लोग आई यहाँ पे 1 लेते हैं तो हमारे पास इसका मतलब इसमें भी चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा, तो यानी हमारे पास किसमें चेंज आएगा, मोलैलिटी में। तब हमारे पास मोलैलिटी आती है इक्वल टू 1.8। लेकिन अब वहां पे हम लोग ने 1.8, यहाँ पे तो फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.8, तो यहाँ पे रखेंगे 1.8, तो हम लोग इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 32 अप्रोक्स। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। आप सोच रहे हो तो हम लोग लेंगे क्या, लेकिन हम लोग तो यही समझ के चलेंगे ना कि कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है तो इसका मतलब NaCl 2 आयंस में टूटेगा, 2 आयंस में टूटेगा तो Na प्लस Cl माइनस आयंस में टूटेगा। इसका मतलब आई की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। केस बी भी वैसा ही होगा भाई, दोनों के मॉलिक्यूलर मास तो देखने, लेकिन वहां पे NaCl था तो स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे एसिटिक एसिड आ जाएगा, यहाँ पे एसिटिक एसिड आ जाएगा तो वीक एसिड आ जाएगा, वीक एसिड आ जाएगा तो एक तरह से नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक किसमें डिसॉल्व होगा, तो वो बेंजीन में डिसॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब इसकी आई की वैल्यू हमेशा कम होनी होनी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। यहाँ से देखो हम लोग ने पहले आई की वैल्यू कैलकुलेट करी 1 मतलब 0.5, क्योंकि 1 से कम आएगी, कैसे कैलकुलेट करी यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो देखो डेल्टा TF आई KF हमको दे रखा हुआ था मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी देखो हम लोग ने यहाँ से कैलकुलेट किया, ऊपर कितना हुआ था, ऊपर उसको क्या रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये रहा मास, ये रहा मॉलिक्यूलर मास, और ये हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर ग्राम में दिया था तो मैंने उसको kg में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, तो 0.166 आ गया। तो देखो 0.166 रखा तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5। अब आई की वैल्यू आ गई तो यहाँ से मोलैलिटी आ जाएगी, मोलैलिटी हमारे पास आ गई है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा उसका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना सा, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट जो मैंने फॉर्मूला आप लोग देखा, सिर्फ उसमें वैल्यू पुटअप करके आप लोग मुझे आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ से क्या हो गया, आई सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, हमने बताया था ना, अगर आई की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो डिसोसिएशन, आई की वैल्यू 1 से कम है तो एसोसिएशन, तो NaCl ज्यादा है तो डिसोसिएशन, वो कम है तो एसोसिएशन, ठीक है। लेकिन TF जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है ड्यू टू एसिडिक स्ट्रेंथ एंड तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे डिपेंड करता है। ये बात हम लोग ने जब हम लोग डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे थे तो हम लोग ने वहां पे भी ये बात देखी थी, ठीक। आगे ध्यान देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, अरे रोसेनबर्ग रिडक्शन रिएक्शन अभी तो हम लोग ने देखा था, हम लोग को चाहिए एक एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड RC डबल बॉन्ड OCl, तो इसका होता है रिडक्शन, रिडक्शन से होगा तो यहाँ पे H आ जाएगा तो C डबल बॉन्ड O एज इट इज रहेगा और एक HCl को भगा ले जाएगा। तो बस हमारे पास क्या बनना है, इसका मतलब एसाइल क्लोराइड से हमको बनाना है एल्डिहाइड। कैसे, और ध्यान देते हैं, तो ये देखो एसाइल क्लोराइड से क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड, लेकिन बीच में एक रिएजेंट यूज करेंगे पैलेडियम BSO4 और पॉइजन सल्फर। अब ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास बना सकता था क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसीलिए। लेकिन हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, हम लोग यहाँ पे इसको रोक देते हैं, सल्फर पे एल्डिहाइड पे रोक देते हैं, ठीक है, फर्दर रिएक्ट नहीं करे। तो इसीलिए ऐसे ही हम लोग यहाँ पे R की जगह CH3 ले लिया तो CH3CHO बन गया। अब अगर हम लोग CH3 की जगह एक बेंजीन ग्रुप ले लें तो बेंजीन हो गया, यहाँ पे बेंजोल्डिहाइड बन गया, बस बेंजोल क्लोराइड। ये एसाइल क्लोराइड और ये बेंजोइल क्लोराइड यानी एसोल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन और इजी है यार, इसमें कुछ नहीं करना, इसी के 2 मोल्स ले लेने, इसी के 2 मोल्स ले लेने हैं तो उल्टा रिएक्ट करा दोगे, तो उल्टा रिएक्ट कराने से यहाँ पे इस तरह पूरी इसकी फॉर्मेशन हो जाती है बेंजीन की। ये देखो जैसे कुछ एक मिनट जैसे क्या किया हम लोग ने बेंजोल्डिहाइड को लिया हुआ, इसी तरह एक और कंपाउंड बना दो, लेकिन अब की बार इधर से बनाओ तो C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब ये H जो है इस डबल बॉन्ड O वाले को दे दो, यहाँ से बॉन्ड चेंज कर दो तो यहाँ से आ जाएगा COH आ जाएगा और इसी के साथ ये पूरी ऐसे ये पूरी कंपाउंड जुड़ जाएगी। मतलब कुछ नहीं करना है, जो C डबल बॉन्ड है इसी को H दे दो, पूरा कंपाउंड जोड़ दो, बस बात करनी। ये रहा हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन बट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KCN, ठीक है। अब हमारे पास दे रखा हुआ पर्किंग रिएक्शन, पर्किंग रिएक्शन भी एल्डिहाइड के प्रेजेंस में होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एसिटिक एनाइड्राइड। तो निकलता है क्या है, एसिटिक एसिड। क्या निकलता है, एसिटिक एसिड। और रिएजेंट क्या यूज करते हैं हम लोग, CH3CONA, और हम लोग के पास क्या बनता है, सिनेमिक एसिड। क्या फॉर्मेशन होती है, सिनेमिक एसिड। देखो ये पूरा एल्डिहाइड है, ये पूरा एल्डिहाइड, बस खाली यहाँ पे 1 2 कार्बन, ठीक है, यहाँ पे 1 2 कार्बन यानी 1 2,
यहाँ पे एल्कोहल लगाओ और इस कार्बन के बाद क्या लगा दो, डबल बॉन्ड, तो वो कहलाता है सिनेमिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, ठीक है ध्यान देते हैं। एज्यूमिंग द साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, टू फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा हुआ है, हैविंग आयरन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6 दे रखा हुआ है। इसका मतलब इन्होंने Fe दे रखा हुआ है, Cn हमारा 6 दे रखा हुआ है, तो 2 दे रखा हुआ है, ठीक है, 2 कोऑर्डिनेशन। तो एक बार हमारे पास Fe2+ होती है और Fe3+ होती है, आयरन की 2 ही वैलेंसी होती, तो उसके अकॉर्डिंग देखो हम लोग ने क्या किया, इसको सेट कर दिया। लेकिन अगर डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड ज्यादा है, ये P क्या होता है बच्चों, ये होती है पेयरिंग एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी। अगर पेयरिंग एनर्जी अगर कम है, अगर पेयरिंग एनर्जी अगर कम है, तो इसका मतलब पेयरिंग नहीं हो रही है, सब यहाँ पे क्या हो रहा है, सब फटाफट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है यानी इसका मतलब लो स्पिन कैरेक्टर आ रहा है। कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसका मतलब गैप बहुत ज्यादा है, गैप बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके नहीं जा पा रहे, तो इलेक्ट्रॉन सारे यहीं रुक गए, तो T2G में कितने हो गए 4 और EG में कितने हो गए 0, ठीक है। अब ऐसे ही इसका मतलब जस्ट उल्टा होने वाला, इलेक्ट्रॉन जंप करके उसमें चला जाएगा, तो EG में 1 हो जाएगा और T2G में हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि हाई स्पिन कैरेक्टर है। देखो हाई स्पिन कैरेक्टर यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स, लो स्पिन कैरेक्टर यानी सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये वीक फील्ड लिगेंड हो गया। इतनी बात क्लियर। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। देखो ये पूरा पूरा रटने वाला क्वेश्चन है, तो इसको रट लेना। ड्राई सेल्स आर कॉमनली यूजिंग क्लॉक, टॉर्चेस, कैलकुलेटर एक्सेट्रा, दे आर मोस्ट फैमिलियर कमर्शियल सेल्स। एनोड, देखो हमारे पास जो मेटल होगा वो हमारे पास जाएगा एनोड, और कार्बन की हमेशा रॉड जाएगी हमेशा कैथोड। हमने बैठा लो, कार्बन की रॉड हमेशा एक्ट एज अ कैथोड के फॉर्म में ही जाएगी। और केमिकल सेल फिल्ड बिटवीन की बात कर रहे हैं, कैथोड और एनोड की तरह। तो ध्यान रखना, जैसे एक सॉल्ट ब्रिज होता है ना, उसके पीछे हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट फिल करते थे ACl, और हमारे पास क्या रहता था, अगर अगर पेस्ट रहता था। वैसे यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोलाइट रहता है, जैसे हमारे पास ZnCl2 और NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं व्हाई डू ड्राई सेल्स नॉट हैव अ लॉन्ग लाइफ, क्योंकि बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाएंगे तो हम लोग हटाना पड़ेगा, फिर दूसरे सेल्स लगाने पड़ेंगे। तो NaCl जो पेस्ट होता है ड्राई सेल में, वो एसिडिक नेचर होता है और कोरोट कर देता है जिंक कंटेनर, जिसकी वजह से सेल धीरे धीरे डाउन पड़ जाता है। इतनी बात है। अब इसका और पार्ट दे रखा हुआ है 16 का, क्या दे रखा हुआ है, देखो सॉल्ट ब्रिज की फॉर्म में इन्होंने दे दिया। व्हाट हैपेंड टू द वोल्टेज एंड सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव, सॉल्ट ब्रिज रिमूव कर देंगे तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, पूरा सेल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज की मदद से ही क्या होता है, जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, प्रिवेंट होता है, यानी रोका जाता है। जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा तो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा हमारे सेल के लिए, इसीलिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। तो कंप्लीट सर्किट होता है, सर्किट कंप्लीट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन जिंक पॉट, क्योंकि जिंक हमारा ऊपर आता है, ऊपर आएगा तो वो रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा तो कोरोजन नेचर शो कर जाएगा। डेंसिटी ऑफ H2SO4 इन अ लेड स्टोरेज बैटरी डिक्रीज इज डिस्चार्ज। लो पहले स्टार्टिंग के 2 देख लेते हैं। द वोल्टेज ड्रॉप टू 0 एज करंट विल स्टॉप फ्लोइंग इन द सर्किट ऑफ द सेल, ठीक है। नो जिंक इज प्लेस्ड अबव द कॉपर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ड्यूरिंग, अभी जो हम लोग ने देखा, ड्यूरिंग द चार्ज ऑफ द यूज ऑफ बैटरी ऑफ H2SO4 इज यूज्ड अप एज अ रिजल्ट डेंसिटी डिक्रीज, ठीक है। अब ये पूरा पूरा मैं मानता हूँ ये ऊपर वाले 2 क्वेश्चन ये याद ही करने वाले थे, तो इसको चाहो तो याद कर लेना, और मेरी मानना तो ये वाला कर लेना, ये ज्यादा इजी है, क्योंकि एक बार अगर ट्राई सेल पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा। अब कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन एंड एलिलीन शो द पेप्टाइड बॉन्ड लिंकेज इन ग्लाइसिन अमीन। अब पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास होते हैं, जैसे मान लेते हैं RC डबल बॉन्ड OH और ये लगा हुआ है NH2, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ था, यहाँ पे H है और यहाँ पे R है। यही तो हमारा पूरा का पूरा क्या है, यही तो हमारा है पूरा का पूरा एमिनो एसिड। क्या था, कार्बन, अरे NH2, COOH, यहाँ पे आया H और यहाँ पे आया। अब अगर इसी COH के साथ में ट्रीट करा दूं NH2 को, तो ये H और OH, इसका एक H और OH वाटर निकाल ले जाएगा, तो इसके पास क्या बचेगा, इसके पास बचेगा NH और इसके पास वो क्या बचेगा CO। तो CO और NH के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे, और यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये देखो ग्लाइसिन और एनिलीन का स्ट्रक्चर ऊपर दिया हुआ था, तो तुमने H2 और OH निकाल दिया, तो ये देखो C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, ये रहा NH, जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं, व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म व्हेन अ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम DNA कंटेनिंग थायमीन इज हाइड्रोलाइज्ड। देखो जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता, H3PO4 प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। देखो H3 PO कितने, 1 2 3 4, H3PO4, ठीक है। अब ये हमारे पास होता है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, जिसका इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसको कोई और भी नहीं है। अभी इसके मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक बताने में से बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है, इसका वाटर रिमूवल होता है, यहाँ पे एक न्यूक्लियो
नाइट्रोजनस बेस लगाया हुआ है जो कि कौन सा है, थायमीन। तो हमने इसको निकाला हुआ है। आपको सिर्फ नेम पूछ रहा है तो आपको स्ट्रक्चर नहीं बताना है, लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ दिखा रहा हूँ कि कैसे आप करो। दोनों में सिर्फ और सिर्फ वाटर का रिमूवल करना है। तो जैसे जो अटैचमेंट आएगा वो हमारा कहलाएगा बीटा D2D ऑक्सी राइबोस शुगर एंड थायमीन प्लस फॉस्फेट। ठीक, आगे ध्यान देते हैं। अच्छा, रेड्यूसिंग शुगर वो रेड्यूसिंग शुगर होती हैं जो हमारे पास फेलिंग और टॉलरेंस सॉल्यूशन से क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो कार्बोहाइड्रेट विच आर केपेबल ऑफ टॉलरेंस सॉल्यूशन एंड फेलिंग सॉल्यूशन, जैसे हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। बस अभी क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं, चलो जल्दी से। चलो अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, अच्छा हमको ये डेटा दिया हुआ है। देखो इस डाटा के अकॉर्डिंग सबसे इजी होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से सुना। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है सिर्फ ये, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। ये जो साइन है कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है। अब हमें या तो मैंने लिखा था एक्स और वाई, या तो हमें एक्स और वाई दोनों मिलाकर के ऑर्डर फाइंड करने को दे सकता है, ठीक। या तो हमें रेट फाइंड करने को देगा, या तो हमें रेट कांस्टेंट फाइंड करने को देगा। इस क्वेश्चन में इन्होंने तीनों पूछा हुआ है, तो बारी बारी फाइंड करेंगे ना तो तीनों आ जाएंगे। इसका मतलब कि अगर हमको के फाइंड करना है तो हमको रेट पता होना चाहिए था, एक्स पता होना चाहिए, वाई पता होना चाहिए। पहले हम लोग निकाल लेते हैं एक्स और वाई। अब एक्स और वाई निकालें कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं। किन्हीं भी दो इक्वेशन को उठाओ, सुनना मेरी बात, किसी भी दो इक्वेशन को उठाओ, लेकिन उसका ए दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए, या तो बी दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए। अब देखते हैं हमने क्या लिया हुआ है, क्या किया है। क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 और 2 आप लोग के लिए मैंने कुछ नहीं किया, 1 और 3 1 और 4 मैंने डायरेक्ट 1 और 2 ले लिया। उसमें क्या देखो क्या क्या सेम है, हमको वाई वाई सेम मिल रहा है, यानी बी भी सेम मिल रहा है, ठीक है। इसका रेट ये दिया हुआ था, इसका रेट ये दिया हुआ था, ठीक। वही चीज क्वेश्चन में भी। तो अब दोनों इक्वेशन को मैंने क्वेश्चन 2 को उससे डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये बड़ा है तो मैंने उससे ऊपर कर दिया। अब डिवाइड किया तो देखो यहाँ पे क्या आया, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे ऊपर 100 हो जाएगा तो 100/4 हो जाएगा, ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे। अब 100/4 यानी इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। तो किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, यानी x इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। बहुत इजी से आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही हम दूसरी क्वेश्चन लेते हैं। अब की बार मैंने क्या किया, क्वेश्चन 3 और 4 ले लिया, मैंने 1 और 2 लिया था, बार 3 और 4 ले लिया। तो यहाँ पे रेट लिखा, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे के चल रहा है, तो ये बात ध्यान रखना, सब में के इसी तरह कैंसिल हो रहा है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें एक्स और वाई निकालना है। तो के जो सेम है कांस्टेंट वो कट जाएगा। तो ये सबका रेट दिया हुआ था, तो देखो ये तो हमारे पास 1 आ गया, ये भी हमारे पास कट गया, ये हमारे पास 1/1 इज इक्वल टू 0.5 वाई अपॉन में 1, यानी मैं इसको 5/1 में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये 1/1 तो इसको मैं 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ। 5 की पावर 0 गया, यानी 5 की पावर वाई, यानी हमारे पास वाई कितना आ गया, 0 आ गया। वाई कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब ऑर्डर देखते हैं, x प्लस वाई हमारे पास कितना हो गया, ऑर्डर कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब सॉरी 2 आ गया, 2 + 0, ठीक है। समझ आया कैसे कर रहे हैं, ठीक है। बस दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना और इक्वेशन सॉल्व करनी और x और y निकालना, बहुत सिंपल है। आपको कैलकुलेटर मिलता है तो उस चक्कर से आप भी बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब की a की पावर x b की पावर y। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर सेकंड ले लिया, क्योंकि मैंने इक्वेशन 1 और 2 लिया था, 3 और 4 लिया था, तो अब की बार मैंने इक्वेशन 2 को भी चूज कर लिया। तो देखो रेट हमको उसका दिया हुआ था, कि हमको निकालना है, क्योंकि रेट कांस्टेंट निकालना है। अब a की पावर जो x था वो हमारे पास 2 था, 2 रख दिया। b की पावर कितना था, 0 था, तो हमने 0 रख दिया। अब यहाँ पे k हमारे पास आ जाएगा, देखो k आ गया। अब हमको अगर r निकालना है तो k आ गया है, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, रेट निकाल लो, तो हमने रेट निकाल लिया। समझ आया कैसे करना है, तो बस इसी तरह करना है, बहुत सिंपल है। आप लोग इसको सॉल्यूशन देते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आता है। इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला हमें इसको पकड़ के रखना है, एक्स और वाई फाइंड करना है। एक्स प्लस वाई अगर हमारे पास 2 आ रहा है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, बस एक्स और वाई फाइंड हो गया। तो यहाँ से हम लोग रेट हमको दिया हुआ है तो के आ जाएगा, के आ गया तो यहाँ से पूरा ही आ जाएगा, बस। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सेक्शन डी में। यहाँ पे कह रहा है फिनॉल, ये पूरा हमको एक पूरा कंपाउंड दे रखा हुआ है, ठीक है, रिएक्टिंग विद OH बेंजीन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ द फिनॉल फ्रॉम बेंजीन यूजिंग H2SO4 और NaOH। फिनॉल फ्रॉम बेंजीन, यानी हमें बेंजीन से क्या बनाना है, हमें बेंजीन से बनाना है फिनॉल, और किसकी मदद से बनाना है, H2SO4 और NaOH। अरे बहुत इजी, पहले बनेगा हमारे पास क्या कहते हैं, देखना यहाँ पे ध्यान से देखना। H2SO4 से हमको क्या मिलता है, यहाँ से हमको मिलता है सल्फोनिक एसिड, क्या मिलेगा, सल्फोनिक एसिड, यानी SO3H, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमेशा वाटर का रिमूवल करेगा। तो यहाँ से एक H लेगा, यहाँ से एक H लेगा, यहाँ से एक O लेगा, तो देखो क्या बच जाएगा, एक H बचेगा,
ठीक है, यहाँ से SO3 बचेगा, तो SO3 बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड NaOH के साथ ट्रीट कराएंगे, तो यहाँ से हमको ध्यान देना है, यहाँ से अगर हम लोग बनाएंगे तो इस यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, सोडियम, मतलब वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल गया। अब इसको NaOH के साथ ट्रीट कराएंगे तो हमको मिलेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम, अरे यहाँ पे Na होना चाहिए, H नहीं होगा, वहां पे Na होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसको हटा देता हूँ, जैसे यहाँ से हटाया और मैंने यहाँ पे लगा दिया Na, ठीक है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग वापस इसको NaOH के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमको मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम और ये रहा फिनॉक्साइड। अब इसको वापस कंसंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट कराएंगे तो NaCl निकल जाएगा, H आके जुड़ जाएगा तो फिनॉल बन गया। देखो उन्होंने जानबूझ के प्रोसेस दिया है क्योंकि ये लेंथी है और ये डीप, मतलब सेक्शन डी में थोड़ा सा लेंथी तो क्वेश्चन हो गए। तो बेंजीन H2SO4 के साथ, H2SO4 हमेशा वाटर रिमूवल करेगा, वाटर निकाल दिया, यहाँ पे बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को NaOH के साथ ट्रीट कराएं तो हम लोग को मिल गया, क्या कहते हैं, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसको अगर हम वापस फिर से NaOH के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमको मिलता है सोडियम बेंजोनेट और हमको ये मिलता है, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फिनॉल को रिएक्ट करा रहे Br2 और CH2। अरे Br2 और CH2 एट लो टेम्परेचर, तो बहुत इजी। और यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये देखो अगर Br2 और CH2 के साथ है, ध्यान रखना, अगर हमको CH2 भी दिया हुआ है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे Br आएगा, यानी ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल। लेकिन अगर उन्होंने हमको CH2 नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हमको Br2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 Br2 हो जाएगा, जिसकी वजह से एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे और एक Br यहाँ पे, इस तरह होगा, समझे। अगर CH2 नहीं है तो ऑर्थो पैरा और पैरा पोजीशन पे क्या है, यानी 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे CH2 है तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, हमसे कह रहा है व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, फिनॉल इस तरह फेरिक क्लोराइड FeCl3, Fe की वैलेंसी 3+, Cl की वैलेंसी 1-। अब इसकी ब्रेकिंग कैसे होगी, इसकी ब्रेकिंग होगी माइनस, इसकी ब्रेकिंग होगी प्लस। कैसे, अब आओ ध्यान देते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, इसकी ब्रेकिंग होती है माइनस, इसकी ब्रेकिंग होती है प्लस, यहाँ पे इसकी ब्रेकिंग 3+ और यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, तो अगर हम इसको ट्रीट करें, देखो कि इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसके ऊपर 3+ चार्ज है, तो 3 इधर आ जाएगा, 1+ उधर चला जाएगा। तो इस तरह इसी कंपाउंड को बोलते हैं वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स। इससे पहले जब हम लोग ने उसके बीच में डिफरेंस बिटवीन नहीं देखा था फिनॉल और इथेनॉल के बीच में, तो वहां पे क्या था, वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स शो कर रहा था और वो भी यही कंपाउंड था। और क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएंगे बस, क्योंकि 3 Cl है तो 3 HCl निकलेंगे। अब आगे ध्यान देते हैं, हमसे क्या कह रहा है, फिनॉल इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जब भी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ ट्रीट होगा तो हमेशा बनता है पिक्रिक एसिड, इसकी फॉर्मेशन होगी पिक्रिक एसिड, ठीक है। अब अभी दिखा, और व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, फिनॉल जब भी क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करेगा तो हमेशा बनाएगा सैलिसल्डिहाइड, बस। यहाँ पे ध्यान देते हैं, फिनॉल है कॉन्सेंट्रेटेड HNO4 और मतलब HNO3 और H2SO4 साथ ट्रीट कराएगा, तो यहाँ पे NO2 इसकी पोजीशन पे आ जाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जैसे वहाँ पे ट्राई ब्रोमो था, और इसको कॉमन नेम क्या है, पिक्रिक एसिड, जो कि इसके नेम से बहुत ज्यादा फेमस है। और सैलिसल्डिहाइड में कुछ नहीं है, पहले आपको क्या करना है, देखो जो बच्चे रिएक्शन भूल जाते हैं उनके लिए बता रहे हैं। पहले स्टेप में लो CH3CHCl3 जो कि क्लोरोफॉर्म होता है, दूसरे स्टेप में लो हमारे पास NaOH, और थर्ड स्टेप में लो हाइड्रोलिसिस, तो सीधा मिलेगा एसिटल्डी, वो सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। रिएक्शन देख लेते हैं, तो HCl3 इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। एक इसमें हम लोग ने इसको एक्वस NaOH के साथ देखना, एक्वस NaOH हमारे पास 2 बार आएगा, तो एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, यहाँ पे बनता है CHCl2 और यहाँ पे बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो इसको वापस NaOH के साथ ट्रीट कराएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा CHO और वैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड रहेगा। तो यहाँ पे खाली HCl यानी एसिडिक कंडीशन लेते हैं जो कि H+ के फॉर्म में, तो वो Cl Na के साथ निकल जाएगा और यहाँ पे H लग जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सैलिसल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, द पर्पल कलर ऑफ KMnO4 डिसअपीयर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड ऑक्सैलिक एसिड। मतलब ऑक्सैलिक एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो ये क्या करता है, कलरलेस कंपाउंड शो करता है, क्योंकि KMnO4 में Mn जो होता है +7 होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है Mn2+ में, जो कि एक कलरलेस कंपाउंड शो करता है। Some transition metals in their compound get attracted toward the magnetic field। भाई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्यों अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये हो रहा है। Why Mn2+ कंपाउंड मोर स्टेबल, Mn2+ इसका मतलब 4s2 3d7 4s2 3d5,
जो कि हमारे पास क्या है, मैग्नीज का 25 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो क्या बचेगा 3d5। 3d5 की फिलिंग कैसे होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। देखो सभी सभी हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Fe2+ की बात करें तो 4s2 3d6, तो अब मतलब समझ ही गए होगे हमारे पास क्या होगा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 और 6। देखो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये शो नहीं कर रहा, इसीलिए Fe2+ लेस स्टेबल है और Mn2+ हाईली स्टेबल है। और यहाँ पे Fe2+ लेस स्टेबल है लेकिन Fe3+ ज्यादा स्टेबल होगी, क्यों, क्योंकि 4s2 3d6, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकले, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, तो 3d5 बना देगा, 3d5 बना देगा तो हाफ फील्ड हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा तो मोर स्टेबल हो जाएगा। आगे ध्यान देते हैं। अब पहले और थोड़ा सा रीजन लिख के देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn+7 से Mn2+ में चला गया, तो कलरलेस शो करता है। अब यहाँ से यहाँ तक देखो पूरा एकदम ये पूरी रिएक्शन है। अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल्स, ये हमारे दूसरा आंसर था। Mn2+ हैज एक्स्ट्रा एबिलिटी, इट हैज exactly half filled electronic configuration 4s0 3d5 in its outermost shell while 4s2 3d6 configuration, यहाँ पे Fe2+ होगा, ठीक है। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन Fe2+ की, तो Fe3+ में बनेगा, ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि Fe2+ फेरस होता है, Fe3+ फेरिक होता है, तो आयरन अपनी दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, क्योंकि स्टेबल होने के लिए तो 3d5 में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब हमको इस रिएक्शन कंप्लीट करना है। अब ध्यान रखना अगर Fe2+ है तो वो ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो Mn2+ में कन्वर्ट होगा, तो MnSO4 में बन जाएगा। देखो पहला FeSO4 है तो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो Fe2SO4 का होल थ्राइस, दूसरा, ठीक। हमारे पास और क्या बनेगा, यहां से बनेगा KMnO4, क्या बनेगा, KMnO4 है, तो हमारे पास K को SO4 के साथ ट्रीट कराएंगे तो बनेगा K2SO4, ठीक। बाकी एसिडिक कंडीशन है तो वाटर का निकलना मस्ट है, समझ आया। चल आगे ध्यान देते हैं। अब Ki है, ऑक्सीडाइज होगा, तो Ki प्लस माइनस, तो I कहां पे ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पे I2 यानी 0 में, तो यहां से I2 निकल जाएगा, ठीक है। अब K वापस से SO4 के साथ बनाएगा, तो K2Cr2 है ना, तो हाँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, K2SO4 बनाएगा, और Cr है तो Cr के साथ भी बनाएगा, तो Cr2SO4 का होल थ्राइस। इज दैट क्लियर? चलो और ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखो Cr2SO4 का होल थ्राइस, I2 और वाटर है, तो मतलब एसिडिक कंडीशन है तो वाटर रिमूव होगा ही होगा, K2SO4 और MnO4, K2SO4 H2O और Fe2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं, इसमें क्या कह रहा है, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब इस पूरे में हमारे पास किससे डील करने वाले, पाई से हम लोग डील करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो द मास वॉल्यूम ऑफ NaCl नोन एज सलाइन वाटर is isotonic fluid inside human red blood cell. In this solution blood corpuscles neither swell or shrink, मतलब neither swell और shrink की यहाँ पे बात कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। हाउ मच ग्लूकोज, अच्छा यहाँ पे हाउ मच ग्लूकोज यानी किसकी बात कर रहा है, यानी मास की बात कर रहा है, तो यानी हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT। सी हमारा क्या है, मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट इससे ऊपर पढ़ रहे थे ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से। अब मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास यानी यहाँ से मास आ जाएगा, और देखते जल्दी से। अच्छा पहले देखते सबकी वैल्यू दे रखी है, 100 ml, इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि CRT यहाँ से उसको रख लेंगे। R की वैल्यू 0.0821, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ATM लीटर के टर्म में। तो देखो पाई की वैल्यू हमको दी हुई थी, मास हमको निकालना है, ग्लूकोज का मास, मॉलिक्यूलर मास हमको पता होता है C6H12O6, इसको सॉल्व करोगे तो 180 आएगा। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो यहाँ पे 100 रखा और 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, लीटर में, तो 0.0327 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो यहाँ से मास आ गया। अब यहाँ से मास आ गया है तो पाई इज इक्वल टू CRT, हम लोग वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से हमारी पाई की वैल्यू आ जाएगी, बहुत सिंपल। यहाँ पे पाई की वैल्यू हमारी किसमें होती है, ATM में होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर 5 निकाल लिया।
अ प्योर NaCl विद कॉन्सेंट्रेशन लेस देन, अगर ये मोर देन होता तो ये हमारा क्या होता, हाइपरटोनिक, लेकिन मतलब मोर देन, ज्यादा हाइपर, तो ये इट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन नहीं, हाइपोटोनिक है क्योंकि ये कम है। इट स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है, ठीक है। नेम द डिसीज बाय टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड which result in retention in tissue cells causing puffiness और swelling। तो यहाँ पे इसका मतलब होती है, ये कौन सी डिसीज होती है, एडिमा, ठीक है। इसको याद कर लो क्योंकि ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो डायरेक्ट नेम क्वेश्चन, तो इसका नेम होता है एडिमा, तो इसको डायरेक्ट याद कर लो। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट का भी फॉर्मूला तो हमारे पास क्या होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। अगर हमसे उस फॉर्म में पूछ रहा है, किस फॉर्म में, अगर हमसे पूछ रहा है बॉन्ड ऑफ फैक्टर के फॉर्म में, तो हम आई यूज कर लेंगे। चलो आगे ध्यान देते हैं। देखो हमको 8 ग्राम यूरिया दिया हुआ है, यानी मास दिया हुआ है, इस डिसॉल्व इन 250 ग्राम, यानी वाटर सॉल्वेंट हमको केजी में चाहिए होता है, तो हम 250 इंटू ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर हमको दिया हुआ है 373 दिया हुआ है, ठीक है। के भी दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास, अरे सब तो वैल्यू दी हुई है। और चलो जल्दी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे डेल्टा टीबी केबी, ये हमारा क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूलर, ये हमारा मॉलिक्यूलर मास, ये है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे देखो सारी वैल्यूज रखी, सारी वैल्यूज रखी, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन हमको दिया हुआ था प्योर का, दिया हुआ था हमको डायरेक्ट बॉइलिंग पॉइंट का निकालना था, तो हमने उसमें क्या किया, इसको ऐड किया, तो हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास प्योर बॉइलिंग पॉइंट का नहीं, हमसे किसका पूछ रहा था, यहाँ पे ध्यान दे, पहले हमसे पूछा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यूरिया, यानी किसका पूछ रहा था, सॉल्वेंट का पूछ रहा था, तो हमसे प्योर नहीं था। प्योर हमारे पास अलग दे रखा हुआ है, इम्प्योर वो नॉर्मल फॉर्म में अलग दे रखा हुआ है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग ने ऊपर बहुत बार लगाया हुआ, तो सिंपल है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब एम क्या है, यहाँ पे मोलैलिटी है, तो अपॉन में क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, तो रख लेते हैं। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। हमको क्या दिया हुआ था, हमको दिया हुआ था इम्प्योर का दिया हुआ था, तो हमने उसके प्योर के साथ उसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया, चेंज आ गया, यानी डेल्टा टीएफ आ गया। अब देखो डेल्टा टीएफ, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है इंटू के एफ रखा, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है हमारे पास इतना, तो हम लोग ने मास को अलग किया, तो हमने सिंपली सॉल्व किया, तो हमारे पास कितना आ गया, मॉलिक्यूलर मास 800 ग्राम आ गया। इतनी बात के लिए सिर्फ वैल्यूज पुट अप करनी है और कुछ नहीं है यार। अब मोलैलिटी आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो देख ले पहले। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट विद चेंज इन टेम्परेचर। अरे यार हमको पता है कि कुछ वैल्यूज हमारी कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, उसमें से हमारी कौन सी है, मोलैरिटी। मोलैरिटी इज नॉट अफेक्ट बाय चेंज इन टेम्परेचर, व्हाइल मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। क्योंकि उसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो इंक्रीज इन टेम्परेचर करने से मोलैरिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इतनी बात क्लियर। ये था हमारा पूरा का पूरा क्लास 12 का स्पेसिफिक पेपर, मैंने आपको पूरा समझाया। अब एक बार आप अपने आप को देखना कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी बची हुई है। अगर स्पेसिफिक पेपर आप खुद से लगा ले जा रहे हो, या इनफैक्ट फॉर्मूले भी लिख ले रहे हो, या वैल्यूज में पुटअप कर रहे हो, कुछ कुछ रीजंस में निकाल लो, तो समझ लेना आपकी तैयारी जो है 80% क्या है, तैयार है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो आपको वापस मेहनत करने की, पढ़ने की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।